सिंसियर अपॉलजीज और माफ़ी चाहूँगा आप लोग से कि पिछले 1-2 क्लास हम लोग उतना रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे। द रीज़न बीइंग मेरी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ थी। अभी भी पता लग रहा होगा आवाज़ भारी है थोड़ी-सी, है ना? तो पिछले वीक में मैं बात करने के हाथ में भी नहीं था और दवाई की वज़ह से थोड़ा उठने में भी दिक्कत हो रही थी। दैट वाज़ द रीज़न बट एनीवेज़ नाउ थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो आज से स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज के क्लास में हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण का थोड़ा-सा बचा हुआ पार्ट था। आलोक हम लोगों ने पहले पिछले क्लासेस में कवर किया था, लेकिन जो लास्ट क्लास में जब आप नहीं थे तभी बच्चों ने कहा कि उनको थोड़ा-सा डाउट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के। तो वी काइंड ऑफ रिपीटेड सम ऑफ द थिंग्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें बची हुई है वो आज कवर करेंगे। देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? दैट विल बी द 5th चैप्टर ऑफ मैथ फॉर 10th ग्रेड। तो चलिए पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, बताइए जब आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा हो। दिख रहा है? ओके। तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में, चलिए अभी सूरज ठाकुर भी आ गए हैं तो कोई नहीं। तो जो भी बच्चे नया ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है हमने क्या किया, तो पहले की क्लासेस का वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ 10th ग्रेड विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में द्विघात समीकरण का पहला जो एक तरीका होता है सॉल्व करने का, कि अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिला हुआ हो, ओके, अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिला हुआ हो जो कि इस फॉर्म में हो, मान लिया जाए +4 = 0, इसको सॉल्व करना हो अगर, या फिर कुछ ऐसा इक्वेशन मिला हुआ हो x² - 6x + 9, या फिर ऐसा मिला हुआ हो x² - 16। तो ऐसे इक्वेशंस हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि ये जो है a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो है आपका a² - b² के फॉर्म में है, तो उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, या a² - b², उसको लगा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अंत में हमारा ये हमेशा ये एजेंडा रहता है कि कोई भी, चाहे इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, हम जाके आना चाहते हैं इस फॉर्म में x - समथिंग इंटू x प्लस समथिंग, और बेसिकली चाहे वो प्लस हो माइनस हो, समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो उससे होता है कि भाई ये वाला 0 तब क्या होगा x का वैल्यू, ये वाला 0 तब क्या होगा x का वैल्यू, ये हम लोग करते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ में रिलेट करके सॉल्व करने का। यहाँ तक तो मामला ठीक है। तो सोनिया, पूजा, आप लोग को याद होगा बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, है ना? ठीक है? तो बीच बीच में हाँ बोल दिया कीजिए, हाँ या ना, ताकि हमको ओके सर। हाँ। तो अगर ऐसा था, अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन था, मान लिया जाए x² + 10x + 25 = 0, तो एक सिचुएशन होता, अगर मान लिया आपको ऐसा रहता कि x² + 7x + 6, तो ये एक अलग सिचुएशन है। देखिए ये वाला जो है ये क्या है, ये है a², ये 2 × 5 × x, ये सॉरी ये x² + 2 × 5 × x + 25 को बोल सकते हैं 5 × 5 यानी 5²। तो ये है a² + 2ab + b²। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे आपको a + b होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर नहीं है,
ये वाला जो है पार्ट, ये स्क्वायर, आपको पहला चेक होता है कि भाई लास्ट जो टर्म है वो स्क्वायर है क्या। अगर स्क्वायर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप रिलेट करते हैं कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर है या ए माइनस बी होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उसके लिए एक दूसरा हथकंडा अपनाया जाता है, दूसरा अप्रोच होता है। दैट इज व्हाट वी विल लर्न फर्स्ट। तो चलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग हमेशा पहले चेक करते हैं भाई ये स्टैंडर्ड फार्मूला है क्या। स्टैंडर्ड फार्मूला के लिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है, जो फिक्स नंबर है, इसको होना चाहिए स्क्वायर, यानी कि समथिंग इनटू समथिंग। अब 6 के लिए समथिंग इनटू द सेम थिंग, मतलब 6 को हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 6 जो है इसका हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है, तो आप इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तब इस केस में एक सिचुएशन होता है, उसको बोलते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में रिलेट करते हैं। ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब आपका कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको आप इस फॉर्म में सोच सकते हैं हमेशा। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ इसके साथ रिलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी ए का वैल्यू 1 है इस इक्वेशन के लिए। बी एक्स, तो यहाँ पे 7x, यानी कि बी का वैल्यू कुछ नहीं है 7 है, और सी का वैल्यू है 6। तो आपने जब भी आपको द्विघात समीकरण मिलता है तो पहले आप उसको देखते हैं कि अच्छा भाई पहले ये स्क्वायर है क्या, नहीं है अगर स्क्वायर तो हम लोग अब आ जाते हैं कि भाई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। दूसरा उपाय आपका ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का, उसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप हमेशा उससे रिलेट करेंगे और निकालेंगे भाई ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर देखेंगे अगर, तो ए का वैल्यू आपका निकला कितना 1, बी का वैल्यू निकला कितना 7, और सी का वैल्यू कितना निकला 6। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इस जो भी इक्वेशन को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ए और सी का वैल्यू निकाल लीजिए और उसको गुना कर दीजिए, ए इंटू सी कर दीजिए, कितना निकला 6। ठीक है, 1 इंटू 6, 6 निकला। अब क्या करना है कि देखिए 6 का गुणनखंड निकालिए। 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, बस ये दो ही गुणनखंड निकलेगा। तो अब दोनों गुणनखंड को देखिए, 1 और 6, 2 और 3। अब आपको क्या देखना है कि ये 1 और 6 और 2 और 3 जो भी है उसका आपस में जुगाड़ लगा के 1 और 6 को चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, चाहे 2 और 3 को जोड़ें या घटाएं, कैसे आप 7 तक पहुंच सकते हैं। तो भाई पहला वाला में हिसाब यहाँ पे है, 1 और 6 को अगर आप ऐड कर देंगे तो हो जाता है 7। तो यानी कि ये आपका उपाय है, यही आपका उपाय है। तो पहले क्या किया हमने कि इक्वेशन लिख लिया, पहले देखा कि भाई स्क्वायर, ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो स्क्वायर है कि नहीं, नहीं है अगर, तब हम लोग इस फॉर्मूला पे जाते हैं कि भाई चलो ए बी सी निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। ए बी सी निकल गया, तो पहला काम क्या, ए और सी को गुना कर दिया, उसका वैल्यू निकला, उसका फिर इस वैल्यू का गुणनखंड निकालेंगे, फ्रैक्शंस निकालेंगे, सॉरी फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये आपने निकाल लिया फैक्टर्स या गुणनखंड। अब उन गुणनखंडों में से देखते हैं आपकी कौन सा जो है हिसाब इसके साथ बैठता है, मतलब विच वन यू कैन नो ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट बी। जो बी का वैल्यू 7 है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला आपको मिल गया भाई कि 1 और 6 से मिलता है, तो ठीक है, अब सारा गपशप हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ए बी सी का वैल्यू, मतलब सब मिला के जितना हम लोगों ने बात किया अभी तक उसका सारांश ये है, समरी ये है कि आपको ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है इस इक्वेशन के लिए। तो ए है आपका 1, बी है आपका 7 और सी है आपका 6। पहला काम किया आपने ए इंटू सी कर दिया विच इज 6। तो 6 का गुणनखंड निकाला, 6 का गुणनखंड होता है 1 इंटू 6 या फिर 2 इंटू 3। ठीक है, अब 1 और 6 को जोड़ करके 7 निकलता है, तो आप वही, आप कुछ नहीं करना है आपको,
आपको पता चल गया कि ये 1 और 6 को जोड़ने पे 7 होता है। तो ये सारा जो हिसाब किताब आपने किया था, दैट वाज जस्ट टू फिगर आउट कि इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर, और 7 जो था, आप 1 और 6 को जोड़ने पे 7 होता है, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस 6x प्लस 6। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये सब जो हिसाब किताब हम लोग कर रहे थे, द ओनली पर्पस वाज टू ब्रेक दिस गाय इनटू 2 पीसेस। इसको हम लोग ने 2 टुकड़ों में बांट दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग बेटा? देखिए 7x को हम लोग 4x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x प्लस लिख सकते हैं, x प्लस 6x भी लिख सकते हैं। लेकिन हम तोड़ना चाहते हैं, ऐसा तोड़े जिससे हमारा काम बने। वो तोड़ना कैसे तोड़ना है, उसके लिए हम लोग ने ए बी सी का वैल्यू निकाल के जो फॉर्मूला लगाया, उससे हमको सही सही तोड़ने में आसानी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है हम लोग? सोनिया, पूजा, आलोक, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके। अब ओके, तो अब देखिए आपको 4 चीजें मिल गई हैं। एक इक्वेशन में 3 टर्म थे, अभी 4 टर्म्स हो गए, 4 पद हो गए यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, कोई 2 को साथ में ले, मतलब कोई 2 मतलब पहला 2 और लास्ट का 2 को साथ में ले लेंगे। ठीक है, तब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को साथ ले आइए, प्लस 6x प्लस 6 को साथ में ले आइए, एक साथ जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को बाहर ले आइए, ये हो गया एक्स प्लस 1, प्लस इस वाले में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 को बाहर ले आइए, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह बीच में बना लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मेरे मेरे स्क्रीन पे जगह नहीं इसलिए हम बीच में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक के बाद एक ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस 1 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि ये हो गया आपका एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 6, है ना? ऐसे ही हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, कि भाई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अभी क्या है आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन है, यानी कि एक्स प्लस 1 इज कॉमन विथ एक्स प्लस 6। तो अब देखिए आप, हम लोग पहुंच गए, हम लोग जहां हमको जाना था। हमारा क्या पर्पस था कि हम हमेशा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी अल्टीमेटली ट्राई टू गेट टू अ पॉइंट वेयर वी कन्वर्ट दैट टू समथिंग, समथिंग, क्या हो गया, इनटू समथिंग आ गया, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है। मान लिया जाए आपका टीचर वीरेंद्र कुमार और सोनिया का वैल्यू मिला के 0 होता है, तो या तो वीरेंद्र कुमार 0 है या फिर सोनिया 0 है कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया ये 0, तो आपको 2 चीज मिला, यानी कमान, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना? चलिए हमको आज एक नया चीज पता चला कि यहाँ पे हम इसको जूम कर भी सकते हैं। ठीक है, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो उस केस में इससे इस वाले से क्या मिलेगा कि x इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा, तो है ना? और x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इससे क्या मिलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी कि जब ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 2 वैल्यू निकला। क्लियर, नॉट क्लियर? तो देखिए इसका अगर पूरा समरी देखा जाए, हमने क्या किया कि देखा भाई हमको क्वालिटी इक्वेशन ये सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है ये स्क्वायर है क्या। अगर स्क्वायर होता तो काम आसान हो जाता है, स्क्वायर नहीं है, तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से काम नहीं बनेगा, उससे रिलेट नहीं कर सकते। तो देन वी टुक द सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में क्या था कि भाई अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण जो है उसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, या उसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उससे रिलेट करते हैं आप, इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं और ए और सी को गुना कर देते हैं, जो वैल्यू निकला उसको उसका गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि 6 अगर निकला तो 6 × 1 2 × 3, ठीक है। तो उस उससे आपको पता चल जाता है कि भाई वो गुणनखंड में से कौन सा वाला पेयर को पिक करेंगे, उसके साथ में जोड़ घटाव करके आप बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ए इंटू सी का जो जो फैक्टर्स है, गुणनखंड है, वो कौन सा वाला गुणनखंड है जो कि इसको जोड़ने या घटाने से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से यू कैन गेट 7, यानी बी। और देखिए उससे क्या होता है कि उससे आपको सही मल्टीपल निकलता है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को करते हैं, 7x को भाई 3x प्लस 4x प्लस 6, ये करके अगर सॉल्व करने का, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन निकलता, सॉरी यहाँ पे x कॉमन तो x प्लस 3 निकलता। यहाँ पे क्या कॉमन लेते, 2 कॉमन ले सकते थे, तो 2x प्लस 3 होता। तो ये दोनों चीज कॉमन नहीं होता, मतलब आपको समथिंग इंटू समथिंग फॉर्म में नहीं आता। तो हमेशा जरूरी है कि पहले आप वो हिसाब किताब कर लें, उसके बाद आप उसको तोड़ें, ताकि यू आर एबल टू गेट द आंसर फॉर दिस वन। यहाँ तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। नो कंफ्यूजन, चलिए तो एक और प्रॉब्लम, ओके ठीक है। चलिए तो अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि, चलिए इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, मतलब सेम प्रॉब्लम को एक और बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि आपको है सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 24, ओके ठीक है। ये इसको प्लस नहीं करके कर देते हैं माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो इस इक्वेशन को देखेंगे अगर, तो फिर से ये वाला स्क्वायर तो है नहीं, 24 यानी 25 होता तो 5 स्क्वायर होता, ये तो 24 है। 4 होता तो 16 होता तो 4 का स्क्वायर होता, ये तो ना 4 का स्क्वायर ना 5 का स्क्वायर है। तो हम, और तीसरा चीज क्या है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ये प्लस, सब सारा प्लस होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सीधा सा दिख रहा है कि आप इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ में नहीं हिसाब कर सकते इसका, ठीक है। तो अब जो है आपको दूसरा उपाय बचता है, जो हम लोग अभी कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे रिलेट करेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ए का वैल्यू आपका 1, बी का वैल्यू कितना है, -5, ओके, सी का वैल्यू कितना है, -24। तो सबसे पहला काम तो ये करने वाले हैं आप लोग कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होता है ए इंटू सी। तो आपका ए इंटू सी निकला ए इन 1 इंटू -24, यानी कि -24, ठीक है। अब आपको देखना है कि 24 का गुणनखंड क्या होता है, मतलब -24 का, तो माइनस बाय साइड में रखिए अभी के लिए। 24 का गुणनखंड क्या होता है, 24 को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, हो गया। अब इनमें से कौन सा है जो कि, अब 1 और 24 का कितना भी कुछ कर लीजिए, या तो जोड़ेंगे तो 25 निकलेगा, घटाएंगे तो 23 निकलेगा, बात नहीं बन रहा है। हमको चाहिए -5 या 5, पहले सोचिए। 2 और 12 में जोड़ेंगे तो 12 + 2 14 होता है, 12 - 2 10 होता है, इससे भी मामला नहीं बनेगा अपना। 6 और 4 को 6 + 4 करेंगे 10 होगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 होगा, उससे भी बात नहीं बन रहा है, 5 नहीं मिल रहा है हमको।
लेकिन इस भाई साहब को देखिए 3 + 3 and 8, हम हमको चाहिए -24। अब देखिए 8 - 3 करेंगे तो कितना मिलता है 5। तो हमारा इससे बात बन जाएगा, 8 - 5 करने से हो जाएगा -5। तो देखिए हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हमको मिल गया हिसाब 8 और 5 से हमको 5x बन सकता है, 8 और 3 से, सॉरी। तो ये सब था हमारा बैक एंड कैलकुलेशन। ये तो सिर्फ जानने के लिए था कि भाई कैसे हम 5x को ब्रेक करें ताकि उससे हमारा काम आसान हो। तो यानी कि हुआ 8 और 3 से बात हो रहा है। अब खाली ध्यान रखना है आपको इतना ही, एक्स स्क्वायर 8 और 3, तो -8x + 3x करेंगे तो हो जाएगा आपका -5। तो हो गया काम। -24 तो है ही, -24 तो आपका है ही, ठीक है। तो क्या हुआ कि 24 या -24 को आपने पता किया कि 24 और x, ये 1 a और c को मल्टीप्लाई किया, निकला -24। आपने देखा कि भाई 24 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 × 24 है, 2 × 12 है, 3 × 8 है, 4 × 6 है। तो उसमें से कौन सा था जिसको जोड़ने घटाने से 5 मिल सकता है? तो 8 और 3 जो था, 8 × 3 24 होता है, जो 8 और 3 से हमको कर सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 24 a × c क्या है, -1, सॉरी 1 × -24, तो -24। ये दोनों भी देखिए -8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 निकल रहा था। आपको वही चीज ध्यान रखना सिर्फ कि a × c जो है, c का वैल्यू a × c का वैल्यू जो आएगा, वो ये जो दोनों आएंगे फैक्टर्स, ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये a × c है -24 है, मतलब 1 × -24। और यहाँ पे जो दो 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 टुकड़ा आपने बनाया है, उसका भी कोएफिशिएंट देखिए, -8 and 3 इज ऑल्सो -24। तो यहाँ तक आपकी गाड़ी ठीक चल रही है। तो आपने तोड़ फोड़ जो करना था कर लिया। तो जो है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे कोई अपने, चूंकि आपने इन दोनों को पर साथ रखा है, तो मतलब पहले दो ये है तो इसको रख सकते हैं। अगर आपने +3x -8x किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आप खुद से जब ट्राई करेंगे तो आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, मैंने x² -8x रखा है, तो इन दोनों का जोड़ी बना देते हैं और इन दोनों का जोड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर ले आएंगे तो बच जाता है x -8। यहाँ पे देखिएगा 3 कॉमन है, 3 और 24, इसमें 3 कॉमन है, 3 बाहर रख लेंगे तो बच जाएगा x -8। देखिए क्या हुआ, ये और ये कॉमन मल्टीप्लायर्स है, x और 3 का। तो ये जो हम लोग ब्रेक करने के लिए उतने जो तिक्रम लगा रहे थे ना, दैट वाज द पर्पस टू गेट यू दिस, कि आपको दोनों दोनों जब ग्रुप को साथ में लाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका कॉमन फैक्टर निकालने के बाद में आपको कॉमन चीजें मिलेंगी। तो ये इसको आप लिख सकते हैं x + 3 × x -8 = 0, ठीक है। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि, का मतलब हो गया x प्लस, आइए आजा, x + 3 = 0 या फिर x -8 = 0, है ना। दिस समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये भाई साहब 0 है या फिर ये भाई साहब 0 है। अगर ये भाई साहब 0 है तो हो गया x + 3 = 0, यानी कि x = -3। और ये भाई साहब अगर 0 है, मतलब ये वाले, तो हो गया x = 8। प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस इधर जाता है प्लस हो जाता है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। तो आपको x का 2 वैल्यू निकल गया। तो हम लोगों ने ये दूसरा तरीका था जिसको कि अप्लाई किया कि भाई जब आपको सीधा सीधा नहीं मिले a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² + a² - b², तो आप ये दूसरा तरीका लगा सकते हैं।
तब ये बताइए आप लोग कि ये पार्ट क्लियर है कि नहीं, और नहीं है तो कोई शर्माने की बात नहीं है, बिंदास बोलिए। आई कैन डू इट वन मोर टाइम। बच्चों कोई तो जवाब दीजिए। अगर आप लोग चुप हैं हम ये मान लें कि क्लियर है। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी तक देखा आप लोगों ने कि दो चीजें हैं, दो दो तरीका था, दो, कि अगर आपको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो, ऐसा अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा हो, मतलब जब आपके इक्वेशंस को आप, जब आपको कोई भी इक्वेशन मिलता है सॉल्व कीजिए, तो आप सबसे पहला काम करते हैं कि यू ट्राई रिलेटिंग दैट विथ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला साथ में। मतलब आप सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट जो है आपका, मान लीजिए इक्वेशन अगर एक्स को अगर आपका इक्वेशन अगर मान लिया जाए ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24, आप इस देखते हैं कि सारा प्लस है, तो मतलब ये वाला एक साथ फिर बैठेगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर है नहीं, तो आपकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। तो तब तो बेसिकली आप सबसे पहला काम करते हो, देखते हो कि भाई कांस्टेंट टर्म जो है वो स्क्वायर है कि नहीं है, और बाकी फिर आप रिलेट करते हो इन फॉर्मूलाज के साथ में। तो अगर इसके साथ में बैठ गया तो फिर काम आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी देखा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कैसे रिलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो उसका वैल्यू निकलता है ए और सी को गुना करने पर उसका गुणनखंड निकालते हैं, और उसमें से कौन सा गुणनखंड है जो कि आपको बी का वैल्यू देता है। तो ये तो दूसरा तरीका था, ठीक है, तो ये दो मेथड हो गया। अब जो है, अब एक रामबाण है कि भाई दो मेथड से आपका काम नहीं बना, तो एक तीसरा अचूक तरीका है, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर बैंड। तो वो होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। मान लीजिए आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है, एक्स को एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18। अब हो सकता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से बैठे, या फिर दूसरा तरीका से बैठे, ऐसे। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरीका लगाना है, आपको देखना होता है कि भाई कौन से तरीके के साथ फिट बैठ रहा है। तो आप पहला वाला में देखा आपने कि भाई तीनों टर्म अगर सॉरी दो टर्म नेगेटिव हो तो वो नहीं होता है, कि ए माइनस बी होल स्क्वायर में ये वाला टर्म नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो नहीं है, हो रहा है वहां पे, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आपको ए और सी को गुना करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसके साथ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये तीसरा मेथड है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी क्या होता है देखते आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है? विभेदक, जो जो चीजों में भेद करता हो, ठीक है। जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वही होता है कि दो चीजों में भेदभाव करना, तो विभेदक। तो ऐसी चीज जो दो चीजों में भेदभाव करे, यहाँ पे आपका भेदभाव क्या करता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका काम होता है कि भाई ये भेद करके बताना आपको कि आपके सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, या फिर एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर दो सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सब तो कहानी मैंने बोल दिया आपको कि डिस्क्रिमिनेंट ये सब करता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट है कौन? तो यहाँ पे देखिए
ये डिस्क्रिमिनेंट का मेथड में ये बोलता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये होता है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हो तो उसका सॉल्यूशन होता है ये, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बोलता है ये वाला मेथड कि भाई आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। वो तो आप जानते हैं कि एबीसी का वैल्यू कैसे निकलता है आप लोग। वो होता है, आप सीधा देखते हैं कि भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके साथ में रिलेट करते हैं, सी का वैल्यू निकल गया -18, बी का वैल्यू हो गया -5, ए का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें बैठा दीजिए, तो आपको दो वैल्यू निकलेगा, एक जब आप प्लस वाला केस लेंगे, एक जब आप माइनस वाला केस लेंगे। ठीक है, और ये वाले भाई साहब जो है दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए कि मान लीजिए इसका वैल्यू अगर जीरो होता, इस पूरे का वैल्यू जीरो होता अगर, तो क्या होता है, इसका वैल्यू तो -b/2a, प्लस माइनस जीरो कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव कुछ होता तब क्या होता है, इसका एक वैल्यू होता है -b प्लस जो भी वैल्यू निकला वो /2a, एंड दूसरा होता है -b माइनस दिस /2a। तो अभी तक देखिए मैं सिर्फ मतलब कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मैंने किया नहीं कुछ भी। तो बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेंट ये जो है ना, ये डिसाइड करता है कि आपके एक सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो पहले हम लोग इसके साथ देख, तो इस फॉर्मूला को देख लिए ध्यान से थोड़ा। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका रामबाण है। ये आपको बोलता है कि भाई जब भी कोई x का वैल्यू निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस फॉर्मूला में बैठाइए और निकाल लीजिए। तो चलिए तो फिर करते हैं कुछ काम। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया, ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन था, आप करना चाह रहे थे, आपको निकला ए का वैल्यू 1। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप इतना बार आपका इससे पाला पड़ेगा ना कि आपको याद हो जाएगा, और याद हो भी जाना चाहिए। याद करके याद नहीं होना, प्रैक्टिस करके याद होगा। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिए। मतलब जैसे अभी से आप लोगों को बताते वक्त में क्या होता है, एक साल प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर बोलता चलिए एक और सॉल्व कर देता हूँ। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लेजी, मतलब आलस नहीं दिखाता हूँ। तो आपको भी जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप भी आलस मत दिखाइए। इजी हो डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए एक के बाद एक। क्या होगा एकदम, फिर जो है उसे मजा आएगा। फिर सोचेंगे एक फार्मूला सीख लिया, उसको तरीका सीख लिया उससे, अब तो पता है, उसे मैथ वैसे नहीं होगा। सीखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब एकदम बेतहासा 5-10 सब मजाक मजाक में कर लीजिए। ठीक है, तब देखेंगे कि वो एकदम बैठ जाएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन था, x² - 5x प्लस -18 सॉल्व करना था। हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के ऊपर जस्ट लिख करके निकाला कि भाई ए बी सी का वैल्यू कितना है। अब हमको रामबाण पता है, वो बोलता है कि x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ही करते हैं, यानी कि x का वैल्यू हो गया, आज हमको इस ड्राइंग बोर्ड का कुछ नया फीचर पता चला, दैट आई एम एक्सप्लोरिंग एंड यूजिंग। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू -b, अब b का वैल्यू क्या था -5, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, इसको हटाते हैं, -4 इंटू ए इज आपका 1 एंड सी इज -18। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए क्या है 1। तो देखिए क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि हो गया x इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस हो गया +5 प्लस माइनस, ये है बी स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर यानी कि 25 -4 इंटू 8,
18 चौके 72, तो हो गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, प्लस 72 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2। अभी 25 और 72 मिला के कितना होता है? 97। ठीक है, तो ये 25 और 72 मिला के हो गया 97, स्क्वायर रूट ऑफ 97। स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो अभी के लिए हम लोग किताब करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 97 निकालना है हमको। कुछ तो पॉजिटिव नंबर होगा। 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9.8 9.9 कुछ निकलेगा। अभी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी इसको राउंड कर लेते हैं भाई। चलिए मान के चलते हैं कि 10 है ये, ठीक है। यानी कि हमको निकल गया क्या? x इक्वल टू सॉरी 5 प्लस माइनस, ये इसका वैल्यू हम मान के चलते हैं अभी 10 है, तो 10/2। तो यानी कि x का क्या वैल्यू, एक वैल्यू हो गया x इक्वल टू 5 प्लस 10/2, और दूसरा इसका वैल्यू हो गया 5 माइनस 10/2। इससे निकल गया 15/2 7.5, इससे निकल गया -5/2 यानी -2.5। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने कि यानी कि सॉरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि -b² -4ac का स्क्वायर रूट। ऐसा सिचुएशन अगर होता कि b² का वैल्यू जो है, मान लिया जाए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये इक्वेशन में ये मान लिया जाए होता अगर x² बाय 4, और ये होता -25 या +25। तो ये 20 का वैल्यू होता है -25 अब -4 × a, 4 × a यानी कि 1/4 × c मतलब 25। तो ये होता 25 -25, ये होता 0। तब जब ये 0 हो जाता तो x का वैल्यू आपको एक ही मिलता, -b/2a। तो बेसिकली ये जो है b² -4ac स्क्वायर रूट, ये विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट जो भी बोलिए, इसका मेन पर्पस वही होता है कि ये डिसाइड करता है कि भाई अगर मेरा वैल्यू 0 हो गया तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मेरा वैल्यू पॉजिटिव में कुछ निकला तो आपको दो सॉल्यूशन निकलेगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। और तीसरा सिचुएशन ये होता है, अगर ऐसा होता मान लिया जाए कि आपका b² -4ac जो है, b² -4ac का वैल्यू अगर होता है समथिंग नेगेटिव, -5 लेट्स से, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। मतलब आप कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते हैं। मतलब उसका एक दूसरा तरीका है, विल लर्न दैट लिटिल लेटर ऑन। लेकिन नॉर्मल मैथ के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ये मान के चलिए आप कि अगर 5 है अगर, तो 2.1 × 2.1 या कुछ ऐसा होगा, करने पे 5 निकलेगा। लेकिन -5 है, इट विल बी माइनस समथिंग इनटू समथिंग। तो ये इसका स्क्वायर रूट में नेगेटिव नेगेटिव जो है आंसर तक नहीं पहुंचेगा। मतलब जब भी दो नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी ये आप मान के चलिए कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं हिंदी में? स्क्वायर रूट वर्गमूल, हाँ। तो अभी के लिए बिना बिना खुद को ज्यादा टेंशन दिए ऐसे सोचिए कि अगर हमको कोई इक्वेशन हो सॉल्व करने के लिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास दो तरीका तो पहले से था। एक तो हम लोग स्टैंडर्ड जो रूल था a+b² a-b² से कंपेयर करके सॉल्व करते थे, या फिर हम लोगों ने दूसरा तरीका निकाला था कि भाई a और c का वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, उसका गुणनखंड को देखिए कि भाई कौन सा b के साथ फिट बैठता है, उससे हमको तोड़ने में आसानी हो रही थी। और तीसरा तरीका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विभेदक।
तो हम लोगों ने 3 चीज था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तीनों तरीका देखा। ओके, ऑलराइट। तो ये 3 तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये 3 तरीका ही है अभी के लिए काफी है। ओके बेटा, चलिए। तो ये 3 तरीका अगर आप सीख गए अच्छे से, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, और सीखने का एक ही फॉर्मूला है, वो है प्रैक्टिस। तो अभी तक में जो हम लोग ने सीखा, बताइए आप लोग को कुछ कंफ्यूजन डाउट है तो बताइए भाई। पूजा, सोनिया, रानी, कोई दिक्कत बेटा? कुछ डाउट, नो कंफ्यूजन? नहीं। तो अब आप लोग से इतना ही मेरा क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निवेदन है, कि आप लोग जाएंगे 10th क्लास का बुक मैथ का उठाएंगे, चैप्टर 4 को जाएंगे, और उसका जो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सब सीख गए, लेकिन हो सकता है कुछ डाउट रहे, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहे। तो आप उठाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। अगर हो सकता है कि टीचर ने ठीक से नहीं बताया हो, या फिर हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया हो। दोनों ही केस में सॉल्व करते हुए जब भी दिक्कत हो, तो फिर ये जो वीडियो है क्लास का आज मैं डाल दूंगा, उसको आप देखेंगे, एक बार फिर से सुन लेंगे कि हाँ अच्छा क्या चीज, क्या तरीका था, क्या अप्रोच था, कौन सा 3 मेथड था। तो आप एक एक करके अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको धीरे धीरे फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर कहीं पे अटकते हैं, कोई समस्या होती है, देन एक बुजुर्ग इंसान है स्क्रीन के दूसरी तरफ आपके, उसको आप रीच आउट करेंगे, सर ये वाला क्लियर नहीं है, फिर से बता दीजिए, है ना। या आप प्रॉब्लम भेजेंगे, सर ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, उसको देखेंगे, फिर बाकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ मैथ का एक ही तरीका होता है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैथ आता है से प्रैक्टिस से, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि अरे मेरे सर तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपके सर इंटेलिजेंट नहीं है, आपके सर मेहनती है। मैंने मेहनत किया है, मैंने मैथ सॉल्व किया है, तो इसलिए मुझे आता है। आप लोग भी सॉल्व करेंगे, आपको भी आएगा। तो कभी भी लोग बोलते हैं अरे ये मैथ में बड़ा तेज है, मैथ में कोई तेज नहीं होता, साइंस में कोई तेज नहीं होता। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप उसमें तेज होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वही कीजिए, और फिर बताइए क्या दिक्कत हो रही है, तो फिर हम लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट। तो आज के लिए मैथ में इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। मेरा भी थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ा गया है, मतलब हिंदी गड़बड़ा नहीं गया, एक्चुअली क्या होता है ना, अंक गणितीय प्रगति, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं अंक गणितीय प्रगति प्रगति। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरा हिंदी गड़बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूँ, हिंदी में अच्छे से बोलता हूँ, काफी अच्छा हिंदी लिखना भी जानता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैथ और साइंस जो है, जब आप लोग आगे बढ़ते हो धीरे धीरे, और जब कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश वाले होते हैं, जो आप ज्यादा यूज कर पाते हो, इसीलिए आपका उसके साथ कंफर्ट बन जाता है, और वो आसान हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ है कि जब इंजीनियरिंग की का इंटरेस्ट दे रहा था, तभी सारा कुछ बुक्स था इंग्लिश में, तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया था, हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया, तो उसके बाद इंग्लिश वाला टर्म लेके ही आगे चल पड़े। तो इसीलिए है, तो इसलिए कभी कभी ढूंढ के नहीं बताना पड़ता है। तो चलिए, आप लोग को अभी और 10 मिनट 12 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम कीजिए थोड़ा सा, पानी वानी पी के फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग इंग्लिश क्लास से मिलेंगे, है ना। ओके, लेकिन प्रैक्टिस तो कीजिए ओके बेटा, है ना। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका टीचर